रात के ठीक 11:30 बजे थे। हवेली के आंगन में जलते दिए अचानक बुझ गए। हे भगवान, ये कैसी आवाज़ थी? रमेश घबरा कर उठ बैठा। पूरे कमरे में अंधेरा फैल चुका था। रसोई की तरफ बर्तन गिरने की आवाज़ें तेज होती जा रही थी। शारदा डरते डरते भीतर गई। मिट्टी के बर्तन चारों तरफ बिखरे पड़े थे, लेकिन वहाँ एक भी इंसान नहीं था। शारदा डरते डरते यह अपने आप कैसे गिर गए बर्तन? रमेश खिड़की से बाहर झाँकता है। आंगन में गहरा सन्नाटा, लेकिन ऊपर की खिड़की पर किसी की परछाई खड़ी थी। दोनों घबराकर तुरंत मीरा के कमरे में भागते हैं। रमेश बेटी का माथा छूता है। उसका हाथ तपे अंगारे की तरह जल उठता है। मीरा बड़बड़ाती है, माँ, कोई मेरे बाल खींच रहा है। तकिए पर उसके बाल टूटकर बिखर गए थे। यह कोई साधारण घर नहीं था। यह पाटन की 100 पुरानी हवेली, जहाँ अब 4 परिवार रहते थे। रमेश, शारदा और उनकी बेटी मीरा, सुधीर और उनके बूढ़े पिता जोशी जी, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सबसे कोने में अकेली विधवा कमला रहती थी। दिन में हवेली बिल्कुल सामान्य लगती, पर रात होते ही जैसे किसी और रूप में बदल जाती। दीवारों पर अजीब धब्बे, गलियारों में धीमी आवाज़ें, हवा में सड़ेपन की गंध। लेकिन पिछले कुछ महीनों से घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। सुबह जोशी जी के घर का दूध उबलते ही फट जाता। रोटियां दोपहर तक काली पड़ जाती। मीठे पकवानों से सड़ी हुई बू आती। आंगन की मिट्टी पर राख से बने गोल निशान दिखते, जैसे किसी ने रात को तांत्रिक चिन्ह बनाए हो। सुधीर के घर में उसके बूढ़े पिता की चारपाई अपने आप हिलती। तकिए के नीचे मिट्टी मिलती। दरवाज़ा बंद होने के बावजूद अंदर किसी के चलने की आहट आती। जोशी के बच्चे खिलौने जो अपने आप चलकर इधर उधर कोने में चले जाते थे। बच्चे रोते हुए कहते, पापा, वहाँ अंधेरे में कोई खड़ा है। कमला भी कहती, कल रात मेरे दरवाजे के बाहर किसी औरत की पायल बजी और कीचड़ के निशान मेरे दरवाजे तक थे। सब उसकी बात सुनकर डर जाते हैं, पर फिर सोचते हैं बेचारी अकेली है, शायद वहम हो। लेकिन डर बढ़ता गया। हर कमरा, हर कोना जैसे किसी अदृश्य शक्ति की निगरानी में था। सुबह शारदा दरवाज़ा खोलती है। चौखट पर राख व हल्दी से बने गोल निशान। उसी वक्त मीरा अचानक गिर पड़ती है, तेज़ बुखार में कांपती हुई। सबका शक एक जगह टिकता है, सामने वाली गली का तांत्रिक भैरवनाथ। उसकी झोपड़ी से हमेशा धुआं उठता है। रात को अजीब मंत्र सुनाई देते। सुबह दरवाजे पर हड्डियाँ और नींबू बिखरे रहते। लोग मानते थे कि उसकी नज़र पड़ जाए तो घर उजड़ जाता है। सबने तय किया सुबह उसको जवाब देना ही होगा। सुबह जब सब लोग भैरवनाथ के घर पहुँचे, अंदर से चीख सुनाई दी। भैरवनाथ ज़मीन पर मरा पड़ा था। उसका चेहरा पूरा नीला और मुंह से झाग निकल रहा था, और चारों तरफ राख ही राख बिखरी हुई थी। गांव वाले बोले, देखा, इसका तंत्र इसी पर उल्टा पड़ गया। सबने राहत की सांस ली। सोचा
अब हवेली पर से बला हट जाएगी, पर असली दहशत अब शुरू हुई थी। डर लौट आया। भैरवनाथ की मौत के बाद भी हवेली में घटनाएं कम नहीं हुई, बल्कि अचानक से और बढ़ गई। रात को खिड़कियां अचानक से तेजी से अपने आप खुलती बंद होती। सुधीर के तकिए के नीचे रोज लाल धागा, नींबू और राख मिलती। मीरा की हालत बिगड़ती जा रही थी। चेहरा पीला, बाल झड़ना और रात में अचानक चीख पड़ना। डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार गांव का एक बूढ़ा तांत्रिक बुलाया गया। वह हवेली देखते ही बोला, यहाँ किसी की काली विद्या चल रही है, किसी इंसानी करतूत है यह। हवेली में शक की दीवारें खड़ी होने लगी। सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। किसी के कमरे में राख मिलती, किसी के दरवाजे पर नींबू। हवेली डर की नहीं, शक की जंग बन चुकी थी। असली राज खुला। तांत्रिक ने दोबारा हवेली का निरीक्षण किया और बोला, यह सामान तुम में से किसी का नहीं, किसी ने जानबूझकर फैलाया है। अमावस की रात तांत्रिक चुपके से हवेली आया। कमला अपने कमरे से निकली, आंखें लाल, चाल अजीब। वह आंगन की ओर बढ़ी ही थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर उसे रोक दिया। कमला जमीन पर गिर पड़ी, शरीर अकड़ गया, होंठ खुले रह गए, आंखें फटी हुई, जैसे कुछ भयानक देखकर मर गई हो। अगली सुबह तांत्रिक ने सबको सच बताया। यह काला जादू कमला का ही किया हुआ था। भैरवनाथ उसकी हकीकत जान गया था, इसलिए वह उसका पहला शिकार बना। सब दंग रह गए। कमला की सच्चाई जानकर बेचारी विधवा समझी जाने वाली दरअसल काली विद्या की साधक थी। उसने अपने परिवार को भी इसी विद्या से मारा था। जहाँ भी रहती कमला, वहाँ बर्बादी फैलाती। यह हवेली उसके अगले शिकार की जगह थी। अब उसकी मौत के साथ उसकी काली परछाई भी हवेली की दीवार में हमेशा के लिए कैद हो गई, और यह हवेली कमला के काले जादू से आज़ाद हो गई।